सर, सबसे पहले तो एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल किया, इसका हिस्सा बनाया। और जैसे कि आज के हमारे टॉपिक से ही स्पष्ट होता है कि महिलाओं को अपने हक अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अनवरत संघर्ष की आवश्यकता। सर, मेरे विचार जो आपका चर्चा बिंदु है मैडम से थोड़ा भिन्न है इस संबंध में। जैसे कि जो आपका बिंदु है कि द्वयम दर्जे का होना, कि महिलाओं को हमेशा, अगर भारतीय ही की नहीं विश्व स्तर की अगर हम बात करें, तो द्वयम दर्जे का मतलब है सेकेंडरी ग्रेड। और ये विश्व का इतिहास साक्षी रहा है कि विश्व की विभिन्न देशों में महिलाओं ने अपने हक और अधिकारों के लिए तमाम संघर्ष किए हैं। यदि हम भारतवर्ष की ओर दृष्टिपात करें सर, तो इसमें हमें लगता है कि महिलाओं की इस स्थिति के लिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, प्राचीन धर्म शास्त्र हैं, हिंदू धर्म शास्त्र, उनका एक बड़ा अहम रोल रहा है महिलाओं को इस असमानता वाली स्थिति में धकेलने के लिए, उनको उनके हक अधिकारों से वंचित करने के लिए। और उसमें सबसे पहले अगर हम देखें, जो भारत में जो असामाजिक गैर बराबरी की जो व्यवस्था थी, उसका जो सूत्रपात होता है वो मनुस्मृति से होता है। और उसके अनुसार उनके उसके अध्याय 5 में महिलाओं, क्योंकि उस समय का जो ताना बाना था वो उसी के अनुसार चलता था, अध्याय 5 में सिर्फ महिलाओं से संबंधित ही प्रावधान उसमें थे। और उनके अनुसार ये था कि महिला यदि शादी से पहले जब बालिका है तो वो पिता के अधीन रहेगी, और यदि पिता नहीं है तो भाई के अधीन होगी, और यदि शादी हो जाती है तो पति के अधीन होगी, और यदि विधवा हो जाती है या पति नहीं रहते हैं तो पुत्र के अधीन होगी। ये सब ऐसी मानसिकता थी कि जो महिलाओं की स्वतंत्रता के विरुद्ध थी, जो किसी भी हालत में महिलाओं को आजादी नहीं देना चाहते थे। अगर हम रामचरित्र मानस की बात करें तो तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं उसमें कि जिम स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। यदि नारी को स्वतंत्रता दी जाती है तो नारी बिगड़ जाती है। तो यानी कि ये जो धर्म ग्रंथ है महिलाओं का जो असमानता की स्थिति के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, ये धर्म ग्रंथ भी एक रूप में जिम्मेदार रहे हैं। और जैसे मैडम ने कहा भी कि देश आगे बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है। आजादी के बाद की बात हम करें तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो सबके लिए समानता की बात करता है, और सबके लिए हक अधिकारों की बात करता है, और महिलाओं के हक अधिकारों की बात करता है, हमको बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन आज भी अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो समाज में आज भी, क्योंकि हम लोग समाज में जाते हैं, समाज में काम करते हैं, मैडम शायद समाज के उस तबके से अछूती रही हैं कि जहां आज भी लोगों में कूट कूट कर ऐसी मानसिकता भरी हुई है। आज भी महिला सशक्तिकरण जैसे योजनाएं चलानी पड़ती हैं। ये सब जाहिर करते हैं, महिला दिवस मनाने पड़ रहे हैं। ये सब जाहिर करता है कि आज भी महिलाओं की स्थिति देश में और समाज में अच्छी नहीं है। जहां तक हम मूल निवासी समाज की बात करें, मूल निवासी समाज की महिलाएं, प्राचीन धर्म ग्रंथ भी, उसने भी महिलाओं में भेदभाव किया है। प्रत्येक समाज की महिलाओं में भेद किया है। जो नीची जाति की महिलाएं थी उनके लिए उनके नियम कानून अलग थे, और जो ऊंची जाति की महिलाएं थी उनके लिए उनके नियम कानून अलग हुआ करते थे। हम नागेली का केरल, जो आज भारत का सबसे शिक्षित जिला माना जाता है, उसका एक हिस्सा जो त्रावणकोर था, वहां यानी कि 1859 तक ऐसी स्थिति रही है कि 29 जुलाई 1859 तक वहां पर महिलाएं संघर्ष करती रही हैं। और आजादी के बाद वहां की महिलाओं को, यानी कि वहां 1859 तक वहां की महिलाओं को अपने स्तन ढकने की आजादी नहीं थी, उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। एक प्रसंग तो और भी दिल दहला देना वाला मिलता है कि किसी महिला भी महिला की आजादी के विरुद्ध थी, और वो कैसी थी, वो जाति आधारित मानसिकता के ग्रसित जो मानसिकता थी उसके आधार पर थी। कि एक प्रसंग मिलता है कि किसी रानी ने अपनी सेविका को, जो नीची जाति की महिला थी, उसको अपने ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग को ढके हुए देखा, तो उसने तुरंत तुगलक की फरमान जारी कर दिया कि उसके उसके स्तन काट दिए जाएं। तो हम समझ सकते हैं कि समाज में किस तरह से जाति आधारित जो महिलाओं के अधिकारों का, और जाति आधारित महिलाओं का जो असमानता थी, गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उनके दमन की व्यवस्था थी,
किस तरह से थी, और आज भी हम ज्यादा 100% इसमें सफल नहीं हो पाए। आज भी अगर हम देखें तो जाति के नाम पर महिलाओं के साथ भेद होता है, जाति के नाम पर रेप की घटनाएं होती हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, बच्चियों का शोषण होता है। तो मुझे लगता है कि जो संविधान ने महिलाओं को विभिन्न अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल की इतनी पेशकश की और उसके तहत अपने कानून मंत्री के पद से भी त्याग पत्र दे दिया था, आज भी समाज में जाति के नाम पर महिलाओं के हक और अधिकारों का हनन होता है। और ये इससे निजात पाने का मुझे लगता है कि एक ही तरीका है कि हम अपने समाज की महिलाओं को अवेयर करें, जागरूक करें और उनके हक अधिकारों से हम उन्हें परिचित कराएं। धन्यवाद सर। जी जी कि जो बाबा साहब ने जो महिलाओं के हक अधिकार की जो पेशकश की थी, जो कानून में दलीलें दी थी, वाकई उसका 100% जो महत्व मिला है, वो फायदा जो लिया है वो ऊंची जाति की महिलाओं ने लिया है। और जो हम महिला सशक्तिकरण की तथाकथित। बात करती हैं, तथाकथित जी महिलाओं, ऊंची जाति की महिलाओं ने लिया है। और इसके पीछे रीजन यही है, जिस पर हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, कि पूरा जो सामाजिक जो ताना बाना था, जो ढांचा था, पहले से ही गैर बराबरी का था। और उसी के तहत जब आजादी भारत को मिली और जब महिलाओं को हक अधिकार मिले, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात मिली, तो जाहिर है उसी वर्ग की महिलाओं को ज्यादा फायदा होगा, कि जो वर्ग पहले से सशक्त था, जिस वर्ग के पास पहले से संपत्ति और शिक्षा का अधिकार था, उस वर्ग की महिलाओं को उसका ज्यादा फायदा मिला है। आज हम अगर मूल निवासी समाज की महिलाओं की ओर देखें, तो वो महिलाएं जो कानूनी हक और अधिकार जो मिलने चाहिए, जो शिक्षा का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था, जो संपत्ति का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था, जिन फायदों के लिए बाबा साहब ने लड़ाइयां लड़ी थी, फूले साहब ने लड़ाइयां लड़ी थी, आज भी उन महिलाओं को वो हक और अधिकार नहीं मिल पाए हैं। और उसका मेन रीजन मुझे लगता है कि आज भी मूल निवासी समाज, अगर हम देखें तो गरीब है। अगर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जीतू, गरीबी है तो मूल निवासी तुम्हारा समाज में मोबाइल है, ठीक हुआ? बेरोजगारी है तो मूल निवासी समाज में है, हाँ? अशिक्षा है तो अगर आंकड़ों पे दृष्टिपात करें तो सबसे ज्यादा मूल निवासी समाज ही जूझ रहा है। और इस समाज में सबसे ज्यादा इन समस्याओं से महिलाओं को जूझना पड़ रहा है, क्योंकि समाज के पास इतना पैसा नहीं है और कि वो अपनी बालिकाओं को अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छी उच्च शिक्षा दे सकें। और अच्छी एजुकेशन के साथ, जब अच्छी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन उन्हें मिलेगी, तभी वो उन अधिकारों का फायदा ले पाएंगे। लेकिन उस वर्ग के पास अभी हम देखें तो अच्छी शिक्षा न होने के कारण अवेयरनेस की भी कमी है, और जो हक अधिकार संविधान में है, वो संविधान में बने हुए हैं, उसका पूरा फायदा उस वर्ग की महिलाओं को नहीं मिल पाया है। अगर हम भारत की में महिलाओं के संबंध में अगर देखें, तो भारत में महिलाओं के संबंध में हमेशा से दो तरह की विचारधाराएं हमें मिलती हैं सर। एक मिलती है वैदिक या सनातनी परंपरा वाली विचारधारा, जिसको हम मूल रूप से ब्राह्मणी विचारधारा कहते हैं। और दूसरी जो विचारधारा हमें मिलती है, महिलाओं के हक अधिकारों की जो लड़ाइयां लड़ते हैं, वो विचारधारा मिलती है फूले पेरियार और अंबेडकर की विचारधारा। तो जो फूले साहब थे, जैसे कि अभी मुझसे पहले शत्रुजीत सर ने भी कहा है, कि उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के हक और अधिकार की बात की है, और उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी सभी मानवीय हक और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहला कार्य ये किया कि उन्होंने प्रैक्टिकली में अपनी पत्नी को शिक्षित करने, सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करने का कार्य किया, और उनको देश की पहली शिक्षिका बनाया। 1 जनवरी 1848 में पहला विद्यालय उन्होंने भारतवर्ष में खोला, और उसके तहत उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि महिलाओं की असमानता और महिलाओं की क्या कहते हैं, परतंत्रता के पीछे जो मूल कारण है वो उनकी अशिक्षा ही है। और यही ये जो उसके लिए उन्होंने देखा कि जो हमारी जो विवाह परंपराएं थी, वो भी असमानता की ओर धकेलती हैं महिलाओं को, वो भी उन्हें गुलामी की ओर धकेलती हैं। इसलिए उन्होंने एक नई तरह की विवाह परंपरा की, सत्य शोधक समाज के तरह एक नई तरह की विवाह परंपरा की भी स्थापना की, और उसी को आगे ले जाने का कार्य पेरियार साहब ने किया। उन्होंने फूले साहब के आंदोलन को और आगे ले जाकर महिलाओं की मुक्ति की बात को और आगे ले जाकर सोचा, और उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज करके, SRM करके एक आत्माभिमान विवाह
योजना बनाई और जिसके तहत उन्होंने महिलाओं को खुद निर्णय लेने का अधिकार और स्वतंत्र आजादी के साथ अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार किया। और अगर हम देखें इसी विचारधारा को आगे जो फूले साहब का और पेरियार साहब ने जो महिलाओं के हक अधिकारों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कार्य किए, उनको ही अमली जामा पहनाने का कार्य, जब बाबा साहब कानून मंत्री थे देश के, उस समय उन्होंने हिंदू कोड बिल में उन्हीं विचारधारा पर चलकर आगे उन्हीं हक अधिकारों को भारतवर्ष की महिलाओं को कानूनी जामा पहनाने का कार्य किया है। सर बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और आज भी अगर हम महिलाओं में देखें, विशेष तौर से पढ़ी लिखी महिलाओं में, बाबा साहब का महिलाओं के संगठन में बड़ा विश्वास था। बाबा साहब कहते थे कि विश्व की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को शिक्षित करने पर और संगठित करने पर बाबा साहब का बहुत बड़ा जोर रहा है। उन्होंने कहा, यदि किसी देश, किसी समाज की उन्नति का अगर हम विश्लेषण करना चाहते हैं, अगर किसी समाज और देश की उन्नति हम आंकते हैं, तो उस देश की और उस समाज की महिलाओं की उन्नति से ही आंकी जा सकती है। सर जहां तक पढ़ी लिखी और कर्मचारी वर्ग की महिलाओं का सवाल है संगठन में, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यह प्रतिशत जो मूल निवासी कर्मचारी वर्ग की महिलाएं हैं, संगठन से जुड़ने में और अपने समाज की महिलाओं को अवेयर करने में अभी यह प्रतिशत बहुत कम है। हमारी जो कर्मचारी वर्ग की महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, अभी भी ज्यादा प्रतिशत महिलाएं अपने घरेलू काम, अपनी नौकरी में और अपने परिवारों तक ही सीमित हैं। जबकि अगर हम बाबा साहब के विचार पर दृष्टिपात करें, उन्होंने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, जो हमारे मूल निवासी समाज का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति की वो बात करते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। उसका नैतिक दायित्व है कि वो अपने समाज के उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के लिए योगदान करे, चाहे वो योगदान अवेयरनेस के रूप में करे, आर्थिक रूप से करे, सामाजिक रूप से करे, किसी भी रूप से करे, वो उस व्यक्ति को उसकी स्थिति को उभारने में मदद करे। लेकिन मैं अगर महिला समाज की तरफ देखती हूँ, तो ज्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं सिर्फ अपनी और अपने परिवार तक सीमित हैं। अभी भी वो मनुवादी व्यवस्था के दायरे में हैं और उससे बाहर नहीं निकलना चाहती हैं। उसमें देखें तो परिवारों का भी बड़ा योगदान है। देखा जा रहा है कि लोगों को लगता है कि महिला का आगे आना और संगठनों से जुड़ना, समाज के लिए कार्य करना, कुछ लोग उसको जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लेते हैं। महिलाओं का आज भी हमारे समाज में इतनी मानसिक रूप से हमारा समाज प्रबुद्ध नहीं हो पाया कि जो उस दायरे से आगे बढ़ सके और महिलाओं को सामाजिक संगठनों में बराबरी का भागीदारी करने का अवसर दे। महिलाएं भी उसी दायरे में सिमट कर रहना चाहती हैं। आज जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बहुत ही कम प्रतिशत आगे आया है और संगठनों से जुड़ पाया है। और मुझे लगता है क्योंकि जब तक महिलाएं, पेरियार रामास्वामी ने भी कहा था कि यदि आप महिलाएं अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहती हैं, मुक्त होना चाहती हैं गुलामी से, तो उन्हें स्वयं आगे आना होगा। यदि वो चाहते हैं, यदि कोई पुरुष कहे कि महिलाओं को मुक्त करने के लिए हम आंदोलन करें या कार्य करें, तो ये सिर्फ छलावा है। यदि महिलाओं को आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो उन्हें आगे आना होगा। और बाबा साहब ने भी कहा था कि जब तक महिलाएं संगठित नहीं होंगी, तब तक वो अपने हक अधिकारों को नहीं पा सकती हैं। और ये किसी भी मानव समाज में अगर हम देखें, जो मानव समाज संगठित नहीं है, बिखरा हुआ है, वो शक्तिहीन माना जाता है, उसके हक अधिकारों को कुचलना आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से अपने मूल निवासी समाज की पढ़ी लिखी बहनों से ये आग्रह करना चाहती हूँ, ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सभी का फर्ज है कि हमारे समाज की ऐसी महिलाएं जो अभी भी अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, आगे आएं और समाज में मिलकर कार्य करें। ऐसी बहनों को उनके संवैधानिक अधिकारों से परिचित कराएं, उनमें जागरूकता फैलाएं, ताकि हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, उन्नत हो और विकास करे। और इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। जैसे सर ने अभी कहा कि हमारे इसी वामसिप संगठन में कई हमारे अपशूट विंग है, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ है, उससे भी हमारी बहनें जुड़ सकती हैं। तो जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तब संगठित नहीं होंगी, तब तक शक्तिशाली नहीं होंगी। और जो हम समानता की और भागीदारी की बात करते हैं,
इसके लिए विभिन्न इसी तरह के कार्यक्रम चलाए जाते रहेंगे, लेकिन 100% नहीं हो पाएगा। महिलाओं की संगठनों में 100% भागीदारी होनी चाहिए और उसके लिए यदि किसी तरह की मुहिम चलाने की भी आवश्यकता होती है, तो चलाई जानी चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगी। सर, मैं इस विषय के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अभी अपनी मूल निवासी समाज की महिलाओं को और जागरूक करने की आवश्यकता है और अवेयर करने की आवश्यकता है। उनके हक अधिकारों के प्रति जागरूक कराने के लिए उनको संगठित करना होगा और जब तक हमारे समाज की महिलाएँ संगठित नहीं होंगी, आगे नहीं आएँगी और विभिन्न संगठनों से जैसे कि हमारे जो अभी सर ने कहा कर्मचारी वर्ग की महिलाएँ हमारे सबसे बड़ा जो संगठन एक राष्ट्रीय स्तर का हमारा मूल निवासी समाज के लिए वामचेप और उसके ऑफशूट विंग से नहीं जुड़ेंगी, तब तक मुझे लगता है कि हमें इसी तरह से मुद्दे लाने पड़ेंगे और महिलाओं के हक अधिकारों के प्रति चर्चा पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो हमारी महिलाओं को संगठित करने के लिए जो भी मुहिम हमें चलानी पड़ेगी, हम हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।